यस। क्वेश्चन नंबर 4 अनसोल्ड चल रहे बच्चों। अरे देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे, 1 2 3, अब 4 से करना है। देखो इधर, मॉस्को लिमिटेड 10 लाख रुपए रेज करना चाहता है फाइनेंस। कितना रेज करना चाहता है? तो इसका एक्सपेक्टेड जो फाइनेंस है जो ये रेज करना चाहता है वो कितने हैं? अब आगे इसके पास 2,10,000 की रिटेन अर्निंग है। अभी कितनी रिटेन अर्निंग है? और नीचे बोला है इनका डेब्ट इक्विटी रेशियो 3:7 रहता है। तो अगर मैं इसको डेब्ट इक्विटी रेशियो में बांटूं तो इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना रहता है बच्चों? 3:7। तो 3/10 और 7/10, तो ये तो रहेगा 3 लाख और ये रहेगा मेरा भाई 7 लाख। ऐसा ही हुआ। आगे डेब्ट इनको मिलेगा 1.80 तक तो 10% में और 1.80 के बियॉन्ड 16% में। ऐसा होता है एक्सेल मार्केट में कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप उधार लेते हो ना तो वो एक इंटरेस्ट रेट लगता है, उसके बियॉन्ड जाते हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है फिर, ठीक है। होम लोन में अक्सर ऐसा होता है। तो 1,80,000 तक अगर आप लोगे तो डेब्ट कितना पड़ेगा आपको? और उसके बियॉन्ड तो 3 लाख में से 1.80 गए, कितने बचे? 1.20। तो 1.20 लोगे अगर आप तो आपको डेब्ट कितना पड़ेगा? 16% पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका अर्निंग पर शेयर 4 है, ईपीएस कितना है आपका? 4 है, ठीक है। डिविडेंड पे आउट आपका 50% है, मतलब 2 रुपए का डिविडेंड देते हो आप, क्योंकि 4 रुपए आपका ईपीएस है तो 2 रुपए आप क्या देते हो? डिविडेंड। ग्रोथ आपकी 10% है, कितनी है? मार्केट प्राइस आपका 44 है, टैक्स रेट आपका इतना है। डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द फाइनेंस, आपको पैटर्न बताना है। तो पैटर्न तो मैंने ये चार्ट के माध्यम से बता ही दिया। ये पैटर्न, क्या पैटर्न? 10 लाख को ऐसे लेंगे, इसको भी स्प्लिट कर दो, इसमें ऑलरेडी मेरे पास रिटेन अर्निंग थी 2.10 की, ऊपर बोलो, तो बाकी का मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा। ऐसा ही होगा बच्चों। आपने बचपन में पढ़ा होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो में, इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी दोनों आते हैं। क्या आता है इक्विटी में? रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो आपने 12th में पढ़ा है रेशियो में, ठीक है। तो डेब्ट के अंदर तो सारी लॉन्ग टर्म डेब्ट आती है और इक्विटी के अंदर आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है? यही आता है। तो इक्विटी अगर मुझे 7 लाख रखनी है, 2.10 का ऑलरेडी मेरे पास रिटेन अर्निंग है, तो 4.90 का मेरे को इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। 7 इधर से आएंगे, 3 लाख का मैं डेब्ट ले लूंगा। डेब्ट मेरे को थोड़ा 10% वाला मिलेगा, थोड़ा 16% वाला मिलेगा, बराबर समझते चलना। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट। एवरेज वर्ड को अंडरलाइन करो। पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। एवरेज कॉस्ट निकालनी है आपको। क्या निकालनी है बच्चों? इधर देखो, मैं एक डेब्ट ला रहा हूं 10% पे और एक डेब्ट ला रहा हूं 16% पे। तो दोनों डेब्ट को प्लस कर दूं और दोनों के फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज कैसे आता है कि भैया ये वाला पैसा मैंने 10% पे लिया है, ये वाला पैसा मैंने 16% पे लिया है, दोनों का इंटरेस्ट प्लस कर दूं, दोनों का कैपिटल प्लस कर दूं, तो वो एवरेज हो गया उसका। एवरेज का यही तो मतलब होता है, सिंपल, ठीक है। सिंपल एवरेज का यही मतलब होता है। लेकिन ये जो कॉस्ट है ये तो आफ्टर टैक्स नहीं है, ये तो बिफोर टैक्स है। तो पहले मेरे को केडी निकालना पड़ेगा आफ्टर टैक्स, क्योंकि केडी हमेशा कौन सा लेता हूं मैं? आफ्टर टैक्स। कैसे निकलेगा? ये 10% में से टैक्स रेट हटा दो बस। कितनी है टैक्स रेट? 50%। तो कितना हो जाएगा ये? और एक और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? ये 16 है, इसमें भी 50% हटा दो, 8% हो जाएगा। केडी हो गया। अब इसका वेटेड एवरेज नहीं हुआ अभी, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। प्लीज सामने देखना, 1.80 का जो डेब्ट था ये था, उस पे कॉस्ट लग रही है 5%, लग रही है ना, प्लस ये 1.20 पे लग रही है 8%, तो 1.20 का। अब ये टोटल जो है 3 लाख है, तो डिवाइड बाय 3 लाख और इनटू 100, तो एवरेज हो गया ये। कितना आएगा? ये जिसको समझ में ना आया प्लीज पूछ लो। एवरेज करा है बस, सिंपल। क्या करा है? इतने रुपए पे इतनी कॉस्ट लगी, इतने रुपए पे इतनी कॉस्ट लगी, तो टोटल पे कितनी लगी, दोनों को प्लस करो, टोटल से डिवाइड कर दो,
ठीक है। एक तरीके से मैंने WACC का ही फॉर्मूला लगाया। WACC में यही तो करता हूँ मैं, इक्विटी को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रेफरेंस को उससे करता हूँ, डिबेंचर को उससे करता हूँ, रिटेन अर्निंग को उससे करता हूँ, फिर सबका टोटल करता हूँ और इधर कैपिटल का टोटल ले लेता हूँ और डिवाइड कर लेता हूँ इनटू 100, तो वो वेटेड एवरेज होता है। तो ये मैंने वेटेड एवरेज किया है, लेकिन सिर्फ डेप्थ का किया है। किसका किया है? सबको समझ में आ गया ये? पक्का? 6.2। आगे बढ़ो। अब थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है? रिटेन अर्निंग और इक्विटी। क्या पूछा है? पहले केई निकालो। केई KR होती है, तो पहले केई निकाल लेता हूँ। केई के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो देखो। एक तो EPS है। EPS कितना है? 4 रुपये। तो DPS कितना होगा? 4 रुपये का 50% कितना होगा? हेलो, 2 रुपये। एक्सपेक्टेड ग्रोथ दे रखी है आपको 10%। कितनी दे रखी है? अब बच्चों ये नहीं बोला डिविडेंड पिछले साल का है कि कौन सा है। रोज इस चीज पे चर्चा करते हैं कि करंट ईयर का या एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो तो ग्रोथ ऐड नहीं करनी, सीधे ले लेना है। और अगर करंट ईयर का हो, अरे प्रीवियस ईयर का हो तो पहले ग्रोथ ऐड करनी। इसमें कुछ भी गिवन नहीं है तो अपन ग्रोथ ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि पे आउट बोला है। पे आउट मतलब पे कर दिया होगा तो प्रीवियस ईयर का होगा। इधर देखो, केई का हेलो फॉर्मूला होता है हमारा, ये मरा चलता है कभी नहीं चलता है, DPS अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ। तो आपका DPS है 2 रुपये। 4 रुपये का 50% 2 रुपये, और 2 रुपये में ग्रोथ ऐड कर दो। कितनी ग्रोथ? 10%। तो 2.2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस कितना है? 44 इंटू 100, और ग्रोथ तो 10 है ही। ये सब जोड़ जुड़ा के कितना आएगा? 15%। ठीक है। अब चौथे नंबर पे क्या पूछा है? क्या वो चालू नहीं आया 15%? अबे तो 10 के बाद परसेंटेज भी दबा रही होगी, ढक्कन तो है ही तू, है ना? इतना पहचानने लगा हूं मैं तुम लोगों को, गलतियां भी पता लग जाती है मुझे। ये जब तू इंटू 100 करिए ना, तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में है, तो तू दोनों में परसेंटेज क्यों लगाएगी? वो भी परसेंटेज में, वो भी परसेंटेज में, तो सीधा प्लस होंगे ना वो। सिंपल मैथ्स। इतनी तो मुझे भी आती है, जितनी मैथ्स मुझे आती है ना उतनी सबको आनी चाहिए। मैं बेंचमार्क हूं मैथ्स का, ठीक है। चलो लास्ट, ये कह रहे हैं नहीं सर, ये कंफ्यूजन है सर, ये गलत है, मेरे को रखो बेंचमार्क। चौथा कंप्यूट द WACC। आपको WACC निकालना है। WACC निकलवाता ही है, निकाले बच्चों। KE ये है तो KR भी यही होगा, क्योंकि KR का फॉर्मूला होता है KE 1 माइनस पर्सनल टैक्स 1 माइनस ब्रोकरेज। ना इसमें पर्सनल टैक्स है और ना ही ब्रोकरेज है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या? हाँ, पर्सनल टैक्स इनकम टैक्स ही तो होता है बेटा। क्या ये 50%? ये तो कॉर्पोरेट टैक्स है, पागल है क्या? पर्सनल इनकम टैक्स अलग गिवन होता है। कभी भी नहीं करना जब तक ये वर्ड नहीं लिखा हुआ हो, पर्सनल इनकम टैक्स। एक भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं करा मैंने, एक क्वेश्चन में आया था उसमें कराया बस। ये लिखा हुआ होगा पर्सनल इनकम टैक्स, बराबर सुन लेना, तभी करना है। ये नॉर्मल टैक्स रेट दे रखी है आपको 50%, तो कॉर्पोरेट टैक्स है, इसका कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो अब WACC फोर्थ पार्ट। हमारा तरीका क्या है? पहले लेंगे हम सोर्सेस। अब इसमें दो तरीके हैं बच्चों, मेरी तरफ देखो 2 मिनट। मैं 1.80 और 1.20 के डेप्थ को अलग अलग लूं कि एक साथ 3 लाख ले लूं? क्योंकि एक साथ 3 लाख लूंगा तो उनकी वेटेड एवरेज 6.2 है मेरे पास। अलग अलग लूंगा तो एक की 5 एक की 8 लेनी पड़ेगी, तो भी आंसर सेम आएगा दोनों से, ठीक है। अलग अलग ले लेता हूं, फिर एक साथ कैलकुलेटर में भी ले लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। देख लो इधर सोर्सेज में पहले मैं लूंगा रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% वाला डेप्थ और 16% वाला डेप्थ। देखो इधर, हाँ रिटेन अर्निंग बताओ कितनी थी? ये 490, ये 180 और ये 120। फिर इनकी COC किस में लूंगा? परसेंटेज में। फिर COC किस में लूंगा? अमाउंट में। यही करता हूं। यहाँ कितना आएगा? कितना आया था अभी? 14, 15 फिक्स 15 आया था ना, और इसका भी 15 ही, इसका
5, वैसे तो 10 है, आफ्टर टैक्स करेंगे तो 5, इसका 16 है, आफ्टर टैक्स करेंगे तो 8। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, मरा चलता तो है नहीं। 2 10 का 15% कितना आएगा? 4 90 का 15%, 9,000 अटी, हाँ 9,600 प्लस कर दो 1,00,000 और 8 भी जोड़ो, ये तो 10 लाख आएगा। अब WACC 1,23,600 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 12.36 कितना आएगा? चेक इट आउट, यही आ रहा है कि इसका? एक जना देख लो जल्दी से, यही आ रहा है। इसने इन दोनों को एक साथ लिया है और यहाँ पे 6.2 लिया होगा जो हमने वेटेड एवरेज करा था। आंसर वुड रिमेन सेम, अलग अलग लेना हो एक साथ लेना हो। अगर मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज पहले नहीं निकाली होती ना तो मैं हमेशा अलग अलग ही लूंगा। अब क्योंकि मैंने एक बार वेटेड एवरेज निकाल रखी थी तो उसको यहीं पे यूज कर लो। तो अगर मैं 3 लाख का 6.2% करता तो कितना आता? 3 लाख का 6.2%, 18,000। इन दोनों का टोटल भी कितना आ रहा है? 18,000। बाकी तो सेम ही है, तो आंसर दोनों से सेम। बढ़ो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। फिफ्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड। बेस्ट लक लिमिटेड है भाई, बेस्ट ऑफ लक नहीं है भाई, बेस्ट लक है बस। इसका नाम गुड लक को रिजेंबल कर रहा है क्या? नेम चेंज का अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या? क्या लेन द बाउल विच सवाल पूछ रहा हूं मैं। अगर कोई कंपनी होती गुड लक लिमिटेड और ये बेस्ट लक लिमिटेड है तो क्या इसको नेम चेंज का अप्रूवल लगता? हाँ, रिजेंबल करता क्या ये उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगता? श्योर? क्यों? गुड लक और बेस्ट लक है ना, क्योंकि बेस्ट तो बेस्ट ही होता है और गुड तो गुड ही होता है ना। चलो FM पे आ जाओ। अब लक्ष्य तो कुछ बोल ही नहीं सकता बेटा, ये लक्ष्य के कांधे पे जो तू रख के गन चलाता है ना हर बार, ठीक है, ये लक्ष्य भी घर जाके बोलता है मम्मी मेरी शक्तियों का इधर गलत उपयोग हो रहा है। तो इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू अलग दे रखी है, मार्केट वैल्यू अलग दे रखी है। जहां आपको मार्केट वैल्यू अलग दे रखी है, आपकी बत्ती जलनी चाहिए कि ये बुक वैल्यू पे भी निकलवाएगा, मार्केट वैल्यू पे भी निकलवाएगा, और इक्विटी की मार्केट वैल्यू दोनों में स्प्लिट होंगी बुक वैल्यू के रेशियो में। याद है ना सबको? अब कुछ इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर 130 में क्वार्टेड है, मतलब लिस्टेड कितने में है? 130 में, लेकिन नया इशू करेंगे तो 125 का है। कितने का है? और उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपए की लगेगी। कितने की लगेगी? ठीक है, याद रखना, ये इलस्ट्रेशन में भी था। ये जानबूझ के ऐसे सेट करता है कि आपका दिमाग ऐसे जाए कि 130 का होगा, 5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट हटा के 125 का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, 130 अलग है, 125 अलग है, और 5 हटाऊंगा तो 120 आएगा। बच्चा दिमाग लगा लेता है कि 130 में से 5 हटा के 125 आ रहा होगा, ऐसे बना के दिया होगा। ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन जानबूझ के ये ऐसे सेट करता है ताकि आपका दिमाग गलत दिशा में दौड़े। ऊपर बोला है इक्विटी शेयर क्वार्टेड है, मतलब लिस्टेड 130 में है ना, लिस्टेड 130 में। लेकिन अगर मैं नया इशू करूंगा तो 125 का है, जिसमें 5 रुपए फ्लोटेशन के भी देने पड़ेंगे। तो मेरे हाथ में नेट प्रोसीड कितना आएगा? 120। अब मुझे KP और KR निकालना है, KE और KR दोनों में काम आएगा ये। चलो, ये सब सेम चीज मैंने इलस्ट्रेशन में कराई है, सोच के बताना क्या करा था वहां पे, अभी पूछूंगा आप लोगों से। नेक्स्ट, 5 सालों में हमने डिविडेंड दिया है जो 10.6 से 14.19 हो गया, और अभी करंट ईयर में जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो 15 है। अंडरलाइन करो, एक्सपेक्टेड 15 है। क्या इसमें ग्रोथ ऐड होगी? साफ साफ एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। अगर इसमें भी ये पागल का बच्चा ग्रोथ ऐड कर ले तो इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, ठीक है। 15% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का, जो 105 में जाएगा। डिवेंचर जो है वो 11 साल वाले हैं, 15% डिवेंचर है, बट यील्ड जो है सिमिलर क्लास में 16 है। मतलब अगर यही डिवेंचर में मार्केट में लेने जाऊं तो उसमें मुझे 16% रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये नंगी कंपनी मुझे सिर्फ 15% ही दे रही है। और टैक्स रेट 35% है,
फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे लगेगा। किस पे लगेगा, अंडरलाइन करो इसको, किस पे लगेगा? बहुत लंबा क्वेश्चन है। ऊपर बोला है बुक वैल्यू पे भी निकालना है, मार्केट वैल्यू पे भी। बच्चों बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे निकालने के लिए पहले मुझे केई, केपी, केडी सब कुछ चाहिए। क्या क्या है इसमें? इक्विटी है, रिटेन है, प्रेफरेंस है और डिबेंचर है। चारों ही निकालने पड़ेंगे, निकालते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए केई। फॉर्मूला लगेगा डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ। ठीक है, अब तू बता सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें बताया था कि जब आप केपी और केआर निकालते हो तो नॉर्मली केई और केआर निकालते हो तो केई ही केआर होता है, पर्सनल इनकम टैक्स और ब्रोकरेज माइनस करते हैं अगर होती है तो, नहीं होती तो नहीं करते। लेकिन इसमें मैंने तुम्हें बताया था, एक क्वेश्चन करा था अपन ने रिटेन अर्निंग का, जिसमें केई भी पूछा था, केआर भी पूछा था, और उसमें मार्केट वैल्यू भी दे रखी थी और नेट प्रोसीड भी दे रखी थी। जैसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू 130 है, नेट प्रोसीड 120 है, क्योंकि 125 का है, 5 रुपए कट जाएंगे तो 120 ही आएंगे। तो मैंने क्या बोला था, केई में क्या लेते हैं और केआर में क्या लेते हैं। अब जैसे ये सेम फॉर्मूला मैं केआर में भी लगाऊंगा, ये देखो केआर में भी लगाऊंगा। अब यहाँ मार्केट प्राइस दूं या नेट प्रोसीड लूं, या यहाँ मार्केट प्राइस लूं या नेट प्रोसीड लूं, बाकी सब सेम है, प्लस जीवी सब सेम है। सोच समझ के बताना। केई में नेट प्रोसीड लेंगे, केआर में मार्केट प्राइस लेंगे। बोलो भाई नवली। क्या कहेगी? पागल हो गई है क्या? बकवास कर रही है। और रेशो तो मैंने मार्केट वैल्यू को स्प्लिट करने को बताया था, मैं तो केई केआर निकालने की बात कर रहा हूँ। तू बोल विधि। केआर में नेट प्रोसीड लेंगे, ठीक है। सोचो, थोड़ा बहुत शानदार लॉजिक दिया था इसका, किसी को याद है? हाँ लॉजिक बता। हाँ उसी हिसाब से बोला है, बोल जल्दी। मुझे क्या बता, लॉजिक बता दो तो पहले। सिद्धार्थ ने बोली, अपन लोगों ने पढ़ते वक्त डिस्कस करी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे अभी विधि ने बोला कि सर मैं जो नई चीज इशू कर रहा हूँ उसकी तो मार्केट प्राइस होगी नहीं, ठीक है। अरे मैं रिटेन अर्निंग यूज करूंगा तो उसकी कोई मार्केट प्राइस, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट का लॉजिक याद है क्या बताया था मैंने तुम्हें, कि अगर आज ये पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं और ये पैसे मैं तुम्हें दे दूं तो मैं मानता हूं तुम वापस से मेरी कंपनी में लगाओगे, तो जो केई है वही केआर है, वो पैसा तुम वापस मेरी कंपनी में लगा दोगे। अब देखो, ये अगर चीज है, मैंने ये पैसा तुम लोगों को दे दिया, बराबर सुनना, ये पैसा मैंने तुम लोगों को दे दिया तो रिटेन अर्निंग हो गई। अब वो रिटेन अर्निंग तुम वापस मेरी कंपनी में लगाते, तो जिस रेट पे लगाते वो रेट, उस समय में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगती। आज अगर मैं ये शेयर मार्केट में नए इशू करने जा रहा हूं तो 125 का शेयर है, 5 रुपए कट के, फ्लोटेशन कॉस्ट के कट के मेरे हाथ में कितने आएंगे? 120, अगर नए इशू कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं नए इशू नहीं कर रहा हूं, अपनी ही रिटेन अर्निंग को यूज कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें दे थोड़ी रहा हूं, बस ऐसा मान रहा हूं कि मैं अगर तुम्हें देता तो तुम वापस मेरी कंपनी में लगाते। उस केस में नीचे नेट प्रोसीड की आगे क्या लेना चाहिए? मार्केट प्राइस। यही अपन ने पहले करा था। चेक करो इलस्ट्रेशन में, कौन सा इलस्ट्रेशन था वो, कंपेयर करके पढ़ा करो, ताकि जब खुद से पढ़ने बैठो तो इस तरीके कोई कंफ्यूजन ना आए। निकालो, एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, केआर वाले टॉपिक में ही आया था। 13 देखो, देखो बराबर। केई में तो क्या लिया था मैंने, एक शेयर था, करंट मार्केट प्राइस 200 है, तो देखो वहां पे तो मार्केट प्राइस 200 ले ली थी केआर में, और इसको मैंने इशू किया था कितने में? 190 में 5 रुपए फ्लोटेशन किए थे, तो 190 में से 5 हटाए थे और 185 लिए थे। कितने लिए थे? लिए थे कि नहीं लिए थे? अब ये क्या इतना छोटा सा क्वेश्चन था, 2 मिनट में समझ में आ गया। और मैंने तुम्हें उस समय बोला था कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारी छोटी छोटी बातें काम आएंगी। इतनी सी चीज थी, उस समय तो 2 मिनट में समझ में आ गया, सवाल भी नहीं पूछा और आगे बढ़ गए, ठीक है। बराबर याद रखा करो, फिर बोल रहा हूँ, कंपेयर कर करके पढ़ा करो। खुद से पढ़ोगे तो बहुत मदद मिलती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। फिर उलझते रहते हैं अपन एग्जाम टाइम में, यहाँ तो ये करा था, कहीं पे भी चेंज नहीं करा, जो यहाँ करा है वही वहाँ करा है। लॉजिक भी बराबर याद रखना। मैं अगर नए शेयर इशू करने जाऊँ तो मुझे सुन लो वापस, 125 का पड़ रहा है अगर, तो 5 रुपये फ्लोटेशन के लगेंगे, 120। लेकिन अगर मैं नए शेयर इशू नहीं कर रहा, मैं अपनी रिटेन अर्निंग यूज कर रहा हूँ, तो मैं फिर कुछ दे ही नहीं रहा,
मैं इशू ही नहीं कर रहा हूं तो फ्लोटेशन कॉस्ट काहे की लगेगी, जो मार्केट प्राइस है उस पे ही निकाला जाएगा। लेकिन 90% क्वेश्चन में ऐसे दो अलग अलग चीजें नहीं देता, वो तो सीधे मार्केट प्राइस 20 रुपए लिख देता है, तो मैं यहाँ भी 20 लेता हूँ, यहाँ भी 20 ही लेता हूँ, तो के और के आर सेम ही ले लेता हूँ। जहाँ अलग हो वहाँ अलग करना है, जहाँ ना अलग वहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। समझ गए बराबर? अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। हाँ, हमारा क्वार्टेड 130 पे है, लेकिन न्यू इशू का प्राइस कितना है 125। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरे कहा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 130 जबरदस्ती दे रखा है घुमाने के लिए, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये इसलिए दिया है ताकि बच्चा ये सोचे 130 में से 5 जाके 125 आया होगा, लेकिन 130 का कोई मतलब, साफ साफ बोला है आज ये शेयर कितने पे प्राइस है 125। अब वो लिस्टेड कितने पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं जिससे लंबे समय तक याद रहेगा, मेरी तरफ देखो। आप कोई मॉल में कोई जींस खरीदने गए, उसमें लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस 4000 लिस्ट प्राइस, फिर काट के नीचे लिख रखा है डिस्काउंटेड प्राइस 2500, फिर लिखा हुआ है 5% एडिशनल डिस्काउंट ऑन समर सेल। तो 2500 रुपये लगेगा कि 4000 रुपये लगेगा? 4000 से कोई मतलब है? जब 4000 लिख के कटे हुए हैं तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लिस्टेड प्राइस से हमें क्या लेना देना, वो लिस्ट कितने पे हो रहा है, वो आज ट्रेड कितने पे हो रहा है उससे मतलब है। ट्रेड वो कितने पे हो रहा है 125, वो जींस कितने में मिल रही है आज 2500। अब मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा तो 5% और ऑफ हो जाएगा, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट करूंगा तो 10%, वो अलग बात है, सब 2500 पे लगेगा। 4000 तो उसकी लिस्ट प्राइस है जो अब किसी काम की ही, क्योंकि उसमें तो क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लिस्टेड कितने पे मतलब नहीं है, मार्केट प्राइस से मतलब है। मार्केट प्राइस कितनी है 125। अब ग्रोथ लेनी है, ग्रोथ के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है तो ये वर्किंग नोट बना रहा हूं। ग्रोथ इसने बोला है 5 सालों में डिविडेंड इंक्रीज हुआ है 10.6 से 14.19 पे 5 सालों में। क्या मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो पहले भी लगाया था क्वेश्चन में मैंने? देखो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है अमाउंट 1 प्लस रेट पावर n इज, मतलब इधर प्रिंसिपल ले लो और इधर अमाउंट ले लो, यही होता है। तो देखो मेरा डिविडेंड था 10.6, फिर उसमें एक ऐसी रेट ऐड हुई 5 सालों में कि वो कितना बन गया 14.19। ये पहले भी आया क्वेश्चन, ये भी इलस्ट्रेशन में आया। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था जो छोटी छोटी चीजें है ना वो सब काम की है जो मैंने उधर पढ़ाई है, अब वो सब छोटी छोटी चीजें एक साथ ग्रुप होके आ रही है। अब मेरी एक बात याद मानना, तुम लोग बहुत कम बातें मानते हो, जब ये पूरा हो तो इलस्ट्रेशन और अनसोल्ड एट अ ग्लांस पूरा एक साथ पढ़ोगे, भले 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे कि 4 घंटे लगे। ये चैप्टर लिवरेज में भी मैंने ये बात बोली थी, चैप्टर को जब पूरा पढ़ते हैं ना तब मजा आता है कि हाँ हमें कुछ आता है कि नहीं आता है। पूरा पढ़ोगे भले उस दिन तुम्हें कुछ भी और दूसरा ना पढ़ना पड़े। समझ गए मेरी बात को? तो मजा आएगा, तो पता चलेगा तुम चैप्टर पे कितना कमांड रखते हो। टेस्ट देने से पहले तो एटलीस्ट ये प्रैक्टिस फॉलो कर ही लेना एक बार कि इलस्ट्रेशन अनसोल्ड पूरे एक साथ करूंगा मैं। 70 से 80% पेपर तुम्हारी बुक से आता है। समझ नहीं आता बच्चे क्यों फेल होते हैं। और इससे ज्यादा क्वेश्चन तो 12th में कराता हूँ मैं, 80 90 क्वेश्चन है डीके को कराता हूँ, नहीं कराता हूँ। इसमें तो क्या है 70% पेपर बुक से आता है, बुक ढंग से कर लो अच्छे से कंसेप्चुअली सब पास हो सकते हैं। चलो अब यहाँ पे रेट नहीं है मेरे पास, इसको उधर ले जाऊँ मैं 1 प्लस r 5 और ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा। 14 को 10 से करो डिवाइड 1.33। ट्रिक याद है? अब जब हम फाउंडेशन पढ़ते थे तो r को अपन ऑप्शन में से ले लेते थे, लेकिन यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो ट्रिक याद है तुम्हें कौन सी वाली? इसको अंडर रूट करो कितनी बार, 12 बार, फिर -1, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू, याद है? वो ट्रिक यूज करो, डर्टी पावर। हाँ भाई, ये पूरा सॉल्व करने पर बच्चों का 1.06 आ रहा है। 1 हटा दो तो 6% रेट आएगी आपकी। कितनी आएगी? ये ग्रोथ आ गई आपकी। क्या आ गई सर? ये ग्रोथ क्यों है? ये ग्रोथ क्यों है? ग्रोथ ही तो है। देखो आपका डिविडेंड था 10.6, उसमें ग्रोथ ऐड होती गई 5 साल तक और वो कितना बन गया 14.90। तो ये क्या है? ग्रोथ ही है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दे रखा था
15। लगा हुआ फॉर्मूले में जितनी भी चीज चाहिए मेरे पास सब है। पहले के ही लो, प्लीज इधर ध्यान देना। के ही में तो मैं नेट प्रोसीड लूंगा, के ही में तो मैं नेट प्रोसीड लूंगा और इसमें मैं मार्केट प्राइस लूंगा। लगाओ, डिविडेंड कितना है 15। इसने ग्रोथ तो ऐड नहीं करी, आंसर में देख लो एक बार पहले, ग्रोथ तो ऐड नहीं करी ना, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, करनी तो नहीं चाहिए, 15 ही लेना चाहिए। नीली चलो शुक्र है 15। और नेट प्रोसीड कितना लेंगे यहाँ 125 में से 5 जाएंगे 120, इनटू करेंगे किससे 100 से, और ग्रोथ कितनी लेंगे 6%। फिर केआर पे आओ, यहाँ पे भी 15 लेंगे लेकिन नीचे कितने लेंगे 125, इनटू करेंगे 100 से, ग्रोथ कितनी लेंगे 6, दोनों आ गई, ये 18.5 और भाई की कितनी आ रही है, और भाई ने ग्रोथ कैसे निकाली है, ऐसे ही निकाली है। और जब मैंने तुम्हें पहला लेक्चर दिया था ना फर्स्ट केई का, तो उसमें मैंने ग्रोथ की सारी बातें उसी लेक्चर में कर दी थी कि ग्रोथ ऐसे भी गिवन हो सकती है, ऐसे भी गिवन हो सकती है, एवरेज से भी आ सकती है, हार्मोनिक मीन से भी आ सकती है, 4-5 साल का एवरेज दे रखा हो उससे भी आ सकती है। बराबर याद रखना है, ये सब चीजें कॉपी में लिखा रखी है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ग्रोथ निकल सकती है। आ गई 6% ग्रोथ, आगे आओ। अब के ही हो गया, फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट मैंने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर 15% है, फेस वैल्यू 100 है, रियलाइज 105 होंगे। रियलाइज कितने होंगे, तो 15% फेस वैल्यू पे लगा दो। केपी का तो सिंपल फॉर्मूला होता है, केपी का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। यहाँ डिविडेंड 15 है और मार्केट प्राइस 105 है, 14.28, ठीक है। लास्ट डिवेंचर को रिडीम करना है, और डिवेंचर रिडीम होंगे 11 साल बाद। कब रिडीम होंगे, और 15% डिवेंचर है, बट यील्ड इन सिमिलर डिवेंचर्स के ऊपर 16% है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है। आपको फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे लेनी है, किस पे लेनी है। अब इसमें ये गिवन नहीं है कि केडी को यील्ड टू मैच्योरिटी से निकालना है या अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना है। ऊपर कुछ गिवन है क्या, ऊपर बोला है बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। इससे पहले भी जो क्वेश्चन आए हैं उसमें यील्ड टू मैच्योरिटी गिवन था, YTM लिखा हुआ था, यहाँ Y2M लिखा हुआ, तो मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, अब अप्रोक्सीमेशन मेथड से केडी का फॉर्मूला बता दे भाई। लक्ष्य बिल्कुल सिंपल है, जल्दी 1 माइनस टैक्स आ रही भाई, आई लो है सीधे 1 माइनस टैक्स। हाँ फिर अरे भाई गजब कर रहे हो, गजब कर रहे हो दीपक। हाँ प्लस आरवी माइनस एनपी भाई, मतलब गजब। इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट की रेट कितनी है डिवेंचर के ऊपर 15%, और फेस वैल्यू कुछ नहीं बोला होता तो 100 ही मानते हैं, तो 100 का 15% कितना लूंगा मैं 15। टैक्स की रेट कितनी है 35%, प्लस आरवी रिडम्पशन वैल्यू नहीं है इसमें, शायद इसमें बोला है कि कंपनी प्रपोजेस टू इशू दिस 15%, और रिस्क क्लास इतनी आ रही है। रिस्क क्लास जो दे रखी है 16%, इससे रिडम्पशन वैल्यू निकलेगा एक वर्किंग नोट से। तो एक वर्किंग नोट 2 बनाते हैं, ठीक है। इसका मार्केट प्राइस निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक बहुत शानदार लॉजिक से निकलेगा, देखना बराबर कैसे निकलेगा। आपकी कंपनी 15% ब्याज देती है, कितना ब्याज देती है, लेकिन जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है ना, वो कंपनी 16% देती है ऐसी कंपनियों को, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट अपॉन रिस्क, सॉरी एनआरआर करो, एनआरआर इंटरेस्ट लो 15 और इसको लो 16%, तो कितना आएगा ये 93.75, ठीक है। और नेट प्रोसीड लेंगे अपन, इसमें नेट प्रोसीड लेंगे अपन, ये मैं क्या करा मैं समझाता हूँ अभी 2 मिनट, ठीक है। 93.75
माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 2%, और बोला है वो फेस वैल्यू पे लगेगी, तो फेस वैल्यू तो 100 ही लेंगे हम, तो 100 रुपए का 2% कितना होता है 2 होता है, तो 93 में से 2 हटाओ 91.75, ये नेट प्रोसीड आएगा। आरबी के लिए मैंने आपको बोला था कुछ ना बोला हो तो हमेशा रिडक्शन 100 रुपए पे ही होगा, मतलब मैं अगर आपसे 100 रुपए लूंगा तो मैं वापस भी तुम्हें 100 ही दूंगा, तो यहाँ पे मैं कितने ले रहा हूँ 100, नेट प्रोसीड में 100 नहीं ले रहा, कितने ले रहा हूँ 91.75 है ना। एन ले रहा हूँ, कितने साल का है ये डिवेंचर 11 साल का, तो 11 ले रहा हूँ, फिर नीचे 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, वो भी समझाऊंगा क्या करा है मैंने, कितना आएगा 7. एक बार चेक कर लो, तो कैलकुलेशन चेक करो एक बार, या फिर अमाउंट वगैरह चेक कर लो, तूने करा तो, और एक बार बुक में भी देख लो, अपूर्व पागल हो चुका है तू, तो ये भी निमट गया, क्या हो गया इसको, हाँ भाई अपूर्व क्या हो गया तेरे को, हाँ 10.95 बुक में भी यही आ रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने केई केआर केपी केडी सब निकाल लिया, डब्ल्यूएससी निकाल सकते हो तुम, यहाँ पे बुक वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे चारों की कॉस्ट रखूंगा, इनटू कर सकते हो इनटू, उसके बाद यहाँ पे मार्केट वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे चारों की कॉस्ट रखूंगा। बस मार्केट वैल्यू में एक चीज याद रखना कि जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू है वो इक्विटी में और डेब्ट में स्प्लिट हो जाएगी बुक वैल्यू के। बुक वैल्यू का रेशियो बता देता हूँ, 1 करोड़ 20 लाख और 30 लाख मतलब 12:3, 12:3, 12:3 मतलब 4:1, कितना आएगा, तो वो 2 करोड़ को 4:1 में कर लो, 2 करोड़ को 4:1 में 1 करोड़ 60 लाख और उधर 40 लाख, ठीक है कर लोगे, मेरी बात सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज, इधर चारों की बुक वैल्यू तो गिवन ही है, चारों की कॉस्ट मैंने तुम्हें निकाल के दे दी, चारों की बुक वैल्यू से चारों की कॉस्ट मल्टीप्लाई करना, टोटल को टोटल से डिवाइड कर देना, फिर मार्केट वैल्यू में भी चारों की मार्केट वैल्यू रखना और चारों का ये कॉस्ट मैंने निकाली दी है, फिर टोटल को टोटल से डिवाइड करना है, बस क्लैरिकल वर्क करना है, हो जाएगा ये। अब ये समझा देता हूं ये क्या करा मैंने और क्यों करा मैंने, पहली बात तो इसी क्वेश्चन में क्यों करा मैंने, देखो क्यों पूछा करो मुझसे, मैं कभी भूल भी जाऊं तो क्यों पूछा करो, ठीक है। देखो अगर इस क्वेश्चन में कुछ और गिवन ना होता तो मैं ये मान लेता कि ये इशू भी 100 में हुआ है, रिडीम भी 100 में हुआ, और को तो गिवन नहीं था, तो 100 में से 100 जाता 0 आ जाता, 0 को 11 से डिवाइड करता फिर 0 ही आता और सिंपल सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ वो इंडस्ट्री 16% रिटर्न देती है, तो मैं 16% को इग्नोर नहीं कर सकता था, मतलब ये हिंट है जिससे मुझे ये बताया गया है कि शेयर का आज मार्केट प्राइस कितना होगा, नेट प्रोफिट कितना होगा। कैसे निकाला मैंने, इंटरेस्ट अपॉन एनआरआर करके मार्केट प्राइस निकाला। इसका लॉजिक क्या है फॉर्मूले का, कि अगर मैं 15 रुपए देता हूं तो आज पूरी इंडस्ट्री तो 16 दे रही है और मैं 15 दे रहा हूं, तो ये 15% 16% की वैल्यू है ये 15 रुपए, मतलब ये 15 रुपए कमाने के लिए तुम्हें जब भी पैसे लगाने पड़ेंगे तो तुम्हें उस पर रिटर्न 16% मिलेगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री 16 दे रही है, मैं नहीं दे रहा, लेकिन तो ये 15 16 की वैल्यू है, तो पूरे 100 की वैल्यू कितनी होगी 15 डिवाइड बाय 16%, तो आपका पूरा रिटर्न आएगा 93.7, मतलब ये डिवेंचर खरीदने के लिए आपने 93.75 रुपीज लगाए होंगे, तब जाके उस पर 16% रिटर्न मिला, जो 16% रिटर्न कितना बनता है 15 रुपए। मतलब अगर 10 लाख का 10% ब्याज 1 लाख आता है तो 1 लाख को 10% से डिवाइड करके 10 लाख भी आ सकता है, मतलब प्रिंसिपल पे रेट लगा के इंटरेस्ट निकल सकता है, तो इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड करके प्रिंसिपल भी निकल सकता है। क्या मैं क्लियर हूं? वो वाला लॉजिक सर इसी में क्यों किया, क्योंकि था इंफॉर्मेशन। अगर ये 16% वाली चीज भी नहीं देता ना तो फिर तो मैं 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू मान लेता, रिडीम भी 100, इशू भी 100, 100 में से 100 0 और सिंपल सॉल्व हो जाता फिर ये, लेकिन ये था तो मैंने उसको यूज में लिया। कंप्लीट मालूम है इसको, चारों कॉस्ट निकल गई, केई, केआर, केपी और केडी निकल जाएगी ये चारों। WCC निकाल लोगे बच्चों, कल कॉपी में दिखा दोगे मुझे, यहाँ बुक वैल्यू फिर नीचे मार्केट वैल्यू। धन्यवाद, बंद कर दे भाई।